नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेटेट 2016 में ईवीएस के आए हुए क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो का पार्ट 2 नेक्स्ट संडे को रिलीज किया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सीडीपी एंड मैथ्स एंड पेडागोजी की वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ईवीएस का क्वेश्चन पेपर। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो चलिए आप लोग इसका कमेंट में जवाब दे दो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद वीडियो को आगे देखो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज हम लोग थोड़ा सा एलिफेंट जो है उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम है वो है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना। ठीक है, ये नाम आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलिफेंट इज़ इंटेलिजेंट, इमोशनल, काइंड, सोशल एंड नेचर फ्रेंडली। एलिफेंट का जो नेचर है वो बहुत क्या होता है, वो बहुत आदमियों से उसका मिलता जुलता है नेचर। वो क्या होता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, यानी कि उसका भी एक समाज है। और वो भी इमोशनल होता है, और क्या है, वो बहुत बुद्धिमान जानवर है एलिफेंट। आप इस इमेज से इस बात को समझ सकते हो। देखो यहाँ पे एलिफेंट को यदि इंस्ट्रक्शन दिया जाए, प्रॉपरली समझाया जाए, तो वो पेंटिंग भी कर सकता है। आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे। तो आप एलिफेंट का जो इंटेलिजेंस लेवल है इस बात से पता कर सकते हो। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एन एक्सपीरियंस्ड फीमेल एज्ड बिटवीन 60 to 80 लीड्स द हर्ड। यानी कि जो मादा हाथी होता है वो ग्रुप को क्या करता है, लीड करता है। यानी कि यहाँ पे मैट्रियार्की है, ठीक है, मातृसत्तात्मक। यहाँ पे वो मादा हाथी जो है वो पूरे ग्रुप को लीड करता है, और वो डिसाइड करता है कि किधर चलना है और किधर नहीं। यानी कि अगर पूरे ग्रुप ने यहाँ पे पानी पी लिया तो नेक्स्ट वाटर का जो सोर्स होगा वो कहाँ पे होगा, मादा हथनी को इसके बारे में पता होता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। एलिफेंट्स हैव फैबुलस मेमोरीज एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट मेक्स देम सो स्पेशल। एन एलिफेंट्स ब्रेन कैन वेज अप टू 5 kgs लार्जर देन एनी अदर लैंड एनिमल। देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ जानते हो कि हाथी जो होता है वो स्थल पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, और इसका जो दिमाग का वजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और हम मनुष्यों से लगभग 3 गुना ज़्यादा। तो अब आप यहाँ पे देखो एक चीज़, और उस एलिफेंट की जो मेमोरी होती है वो बड़े कमाल की एलिफेंट की मेमोरी होती है। वो बहुत चीज़ों को याद रख लेता है बहुत दिनों के बाद भी। अगर कोई, जो अभी मैंने बताया कि जो फीमेल एलिफेंट होती है वो ग्रुप को लीड करती है और एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो उसे बिल्कुल सारे स्रोत जो वाटर के हैं वो याद रहते हैं। यानी वो सारा सोर्स ऑफ वाटर को, कहाँ पे फूड मिलेगा, सारे उसके मेमोरी में भरे पड़े हैं, भले वो 10 साल 12 साल के बाद भी जाए। इवन मादा एलिफेंट का जो एज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 60 to 80 है। वो बूढ़ा होने के बाद भी जो है सारी चीज़ को मेमोराइज करके रखती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी हाल में ही केरल में एक जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी उसको क्या हो गया, मार दिया गया। मारा नहीं गया, उसे जो है अनानस में जो है पटाखे भर के दिए गए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने घर के जो बच्चे हैं उन्हें समझाएं कि वो जानवरों पर पत्थर ना फेंकें। खास करके कुत्ते पर बच्चे पत्थर फेंक देते हैं, तो आप उसे समझाओ कि कुत्ते और बिल्लियों को ना मारें, क्योंकि वो भी सोसाइटी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। वेट लिफ्टर को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें आहार लेने की आवश्यकता है, जो कि है, देखो आप, पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट देखो किसे ज़रूरत पड़ेगी, जो रन करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। वेट लिफ्टर को ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन कटा। अब देखिए वसा यानी कि फैट। अब आप लोग को तो पता है कि फैट ज़्यादा खाने से हम लोगों के बॉडी में क्या होगा, फैट्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा फैट वाले फूड को लिया तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी बेडोल हो जाएगा, और आप जो है कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। अब अगला ऑप्शन है विटामिन। विटामिन अगर आपने लिया तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, विटामिन लेने से आप डिजीज़ से लड़ पाओगे, और जो भी बीमारियां हैं वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। विटामिन लेने से ये फ़ायदा होगा। यानी कि यहाँ पे वेट लिफ्टर को विटामिन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, मतलब उनके खेल में।
तो अब देखो अब प्रोटीन से क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोटीन लेने से जो वेट लिफ्टर होते हैं, देखो यहाँ पे वो भारी वेट उठाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारे टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाता है टिश्यू का, और टिश्यू को फिर से रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का काम ही है कि जो ब्रेक डाउन हुए सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको क्या करे, वो फिर से रिपेयर करके उन्हें अच्छा कर दे। तो यानी कि जो वेट लिफ्टर हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, प्रोटीन की ज़रूरत होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। देखिए रेखा की माँ जो है, देखिए इसे रियल लाइफ से जोड़ करके क्वेश्चन को पूछा गया है। पानी को रंग रहित करने के लिए देखो फिल्टर, यदि आपने फिटकरी डाला तो वो वाटर और कलर को कभी भी अलग अलग नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन कट हो गया। और फिल्टर जो है सारे रोगाणुओं को नहीं मार सकता है, मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए फिल्टर का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन भी कट गया। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए नहीं। अगर फिटकरी से सॉल्ट वाटर से यदि पोटेबल वाटर बनाया जाता तो हम लोग क्या अभी जो इंडिया में जो वाटर क्राइसिस चल रहा है वो नहीं होता। हम लोग फिटकरी से क्या करते, सारे इस चीज़ का सॉल्यूशन कर पाते, यानी कि ऑप्शन भी कट गया। अब है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में। देखिए मैं इसे इसका इंग्लिश का बता देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ पाओ। देखिए फिटकरी जो है वो क्या करती है, इम्प्योरिटीज़ जो है उसको सस्पेंड कर देती है, ठीक है। उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो क्या करती है, ख़त्म कर देती है, जिससे आपको क्या हो, आप साफ पानी पी सको, उससे आपको बीमारी से बचे। तो गांव घरों में क्या किया जाता है, फिटकरी डाल दिया जाता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूड चेन की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी, देख लो आप, अधिकतम भागीदारी की बात की गई है, ठीक है। के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावशाली होगा। सबसे प्रभावशाली देख लो, फिर एक वर्ड मिल रहा है आपको, सबसे। ये सब वर्ड्स जो हैं आप पहले दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते समय डाल लो। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आधा सोच लो आंसर आपने खोज लिया। देखिए विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, देखो ठीक है, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। बच्चा जो है इंटरनेट पे जाके क्वेश्चन को क्या करेगा, बहुत सारे जो इमेजेस है या फिर आर्टिकल्स को पढ़ेगा, इससे जानकारी उसे मिलेगी। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, इसे रहने देते हैं। विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ठीक है। अलग अलग जो है जहाँ पे घर लगे हुए हैं वहाँ पे विद्यार्थियों को भेजने से वहाँ पे वो क्या है, वो लर्निंग बाय डूइंग भी यहाँ पे हो रहा है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। अब अगला ऑप्शन जो है, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बच्चा जब प्ले कार्ड बनाएगा तो उसमें आप उससे क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि विटामिन्स के जो फूड चेन है वो अलग करके रख लो, प्रोटीन्स जो मिलने वाले जो फूड चेन से मिलते हैं वो अलग कर लो। तो इससे क्या होगा, ये सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को, अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए कहना। देखो आप लिखने के लिए कहना, दोहराने के लिए कहना, ये सब नेगेटिव टर्म्स है, यानी कि ये कटेगा। देखिए ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी राइट आंसर हैं, लेकिन आपको सबसे कहा गया है, यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा जो है अलग अलग फूड चेन को समझ पाएगा, अलग अलग करके क्या उसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए तो इसमें जो होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। देखो आप रेत और नमक को कैसे अलग करोगे, रेत और नमक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, उसे वाटर में डाल दोगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, जब आप उसे वाटर में डाल दोगे तो आपको पता है कि क्या सॉल्ट जो है डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, वो घुल जाता है उसमें। तो इससे क्या होगा कि आप फिर उसे फिल्टर करके, यानी कि निस्पंदन करके क्या करोगे, अलग अलग कर लोगे। इससे क्या होगा, इससे वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसे आप क्या कर दोगे, वाष्पित कर दोगे। वाष्पित कर देने से क्या होगा कि जो भी वाटर है वो वाटर हट जाएगा और उसमें क्या बचेगा, सॉल्ट बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो राइट आंसर है। आप इन सब को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो सारा चीज़ आपको बता दिया कि आप फिल्टर करके कैसे सॉल्ट और बालू को अलग कर पाओगे, रेत को अलग कर पाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के लिए परीक्षा का आयोजित करती है और यह देखती है कि अधिकांश बच्चे, विद्यार्थी जो हैं, श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते हैं, या किसके कारण होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको श्वसन और सांस लेने के बीच का अंतर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए सांस लेने का मतलब होता है सिंपल प्रोसेस, यानी कि जब आप अपने लंग में, यानी कि फेफड़ा में हवा भरते हो और निकालते हो तो ये सांस लेना कहलाता है।
और श्वसन में क्या होता है कि O2 को जो है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इशू है श्वसन का, यानी कि दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो अगर शिक्षिका ने क्लास में रूम में इस चीज़ को पढ़ाया और बच्चे नहीं समझ पाए तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। वह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है। वो उनकी कक्षा की अध्यापिका है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने इस टॉपिक को पढ़ाया, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन कट गया। वो अध्यापिका है उस क्लास की, नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, हाँ ये हो सकता है। चलिए इसे रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। देखिए, अनुशासनहीनता तब होगी जब आप क्लासरूम में अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, बच्चों को अच्छा चीज़ नहीं दिखो, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का नहीं होगा क्लास में, तो बच्चे क्या करेंगे? शोरगुल करेंगे, यानी कि ऑप्शन भी कट गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात, यानी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई उस चीज़ को, बिल्कुल सही, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है बच्चों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा, आंसर जाएगा इसका। क्योंकि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने, देखिए, क्वेश्चन को समझना और कॉन्सेप्ट को समझना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यदि कोई समझ जाएगा तो वो क्वेश्चन को दोबारा पूछ के भी उस चीज़ का आंसर दे पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? देखिए, भोजन बनाने का तरीका क्या सबसे अच्छा है, ये बताना है आपको। सब्जियों को काटना और तब तक चलते पानी में धोना। सब्जी को काट के चलते पानी में धोना, इससे क्या होगा? अगर आपने काट दिया और पानी से धोया तो इससे क्या होगा? मिनरल उसके धुल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन कट गया। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगले आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उसे कुछ समय के लिए धूप में रखना। देखो, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। धूप में रख दोगे तो क्या होगी? सब्जियाँ शायद, उससे क्या होगा? उससे वो प्रभावित हो सकती है, वो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं कि सब्जियों को काट दिया और पकाने से पहले कुछ देर के लिए धूप में रख दिया या फिर उसमें बैक्टीरिया है या वो किल हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन भी कटा। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना नहीं। देखिए, गहरे तलते हुए नहीं पकाएंगे, इससे क्या होगा? उससे भी विटामिन और मिनरल्स जो हैं सब्जी में वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि सब्जी को सबसे पहले आप क्या करो, सबसे जो बेस्ट वे है वो है सब्जी को सबसे पहले अच्छे से धो लो आप पूरी तरह से, उसके बाद उसे काटो और फिर सब्जी बना लो, यानी कि ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है, ठीक है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है टीचर की वायु क्या है, वो जगह भी घेरता है और उसमें वेट भी होता है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। देखिए, टीचर की जो है, जो और भी उनके कॉलीग्स हैं, वो समझा रहे हैं कि आप इन 4 एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आपको वो ये बताना कि सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सा है। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखना और उसे नीचे धकेलना, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारों एक छड़ से बांधना और समयावस्था में लाएं और तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। देखिए, आपको 2 चीज़ को ध्यान में रखना है। पहली बात कि वायु जो है क्या है, उसमें वेट है, ठीक है, और वह जगह घेरता है। देखिए, आप ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ो। आप एक तराजू पर 2 बलून को रख लो, दोनों का वेट इक्वल हो, तो देखोगे आप वो जो कांटा है वो डिनोट करेगा क्या, ये इक्वल है। अगर आपने एक बलून को फोड़ दिया, यानी कि हवा बाहर निकल गई एक बलून से, तो दूसरा आप जब वेट उस मशीन को देखोगे तो देखोगे जो हवा भरा हुआ है वो नीचे की ओर झुक जाएगा। यानी कि इस एक्टिविटी से आप क्या पता कर पाओगे कि हवा में क्या है, वेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, यहाँ पे 2 आंसर होंगे। गुब्बारे में हवा भरना, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, नहीं देखो, इससे ना पता चल पा रहा है कि हवा में क्या है, भार है या फिर हवा जगह घेरती है। उल्टा बाल्टी बीकर जो है उसे पानी की सतह की ओर ऊपर से धकेलना, देखो आप, अब ये जगह घेरती है, ये एक्टिविटी सबसे बेस्ट क्यों होगा? देखो, जब आप उल्टा बाल्टी को कर लोगे या बीकर को ले लोगे, छोटा सा बर्तन को, और उसे आप सतह पर रख के उसे दबाओगे तो देखना बाल्टी कभी नहीं डूबेगा या बीकर नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से हवा क्या है, भरी हुई है, और हवा भरी हुई रहेगी तो देखिए, आप कोई भी चीज़ को, अब कमरा आपका भरा हुआ है, आप खाली करोगे तब ना कोई चीज़ डाल पाओगे। यानी कि आपको क्या करना होगा, पहले कमरा को खाली करना होगा, तब आप कोई सामान डाल पाओगे। यानी कि उस बीकर में क्या है, पहले से
एयर भरा हुआ है और वो एयर निकलेगा तभी वो पानी के सतह की ओर नीचे की ओर जाएगा, यानी कि ये भी सबसे बेस्ट है। ये दोनों एक्टिविटी कराकर आप क्या हो, ईवीएस में आप बच्चों को ये समझा पाओगे कि हवा क्या है, जगह घेरती है और उसमें वेट होता है। यानी कि ऑप्शन ए और 4 इसका बेस्ट ऑप्शन है, और आप इसे देखोगे ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है? देखिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। देख लो आप, उत्तर लिखवा लेने से साइंस में या ईवीएस में क्या फ़ायदा होने वाला है? आप इसे रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहे हो, ये तो ऑप्शन कटा। वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र बनाना, हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसे रहने देते हैं। विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकरण करें। यानी कि वो नोट कर लें कि कैसा वायु था दीपावली से पहले और दीपावली के पटाखे जलने के बाद कैसा सिचुएशन हुआ है, तो उसे नोट कर लें। अब आप यहाँ पे एक इमेज देख लो, दिल्ली में ये लगे हुए बोर्ड हैं जो कि क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को मापते हैं कि उसमें कितना ओजोन है, CO गैस कितना है, और PM10, PM2.5, ये UV रेडिएशन कितना है, ये सब आपको वो क्या है वो बोर्ड में पता चलता है। तो बच्चे अगर ये बोर्ड से अगर वो चीज़ को नोट करें और 2 अलग अलग डेज़ को, यानी कि बिफोर दिवाली और आफ्टर दिवाली, दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। यानी कि इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा दीपावली वाली बात। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा, देख लो आप, स्वस्वर रटन, यानी कि ये रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, ये तो होना ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखिए बच्चा क्या है, टेंस है, और वो क्या देखिए ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे। अति शीघ्रता, देखिए यदि बच्चा में टेंशन है तो वो क्या ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो पाएगा? नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो टेंशन में तो खुद ही है, तो वो क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी तो नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन कट गया। बहुत बात करेगा, नहीं, जब आप देखो गुस्सा हो या फिर, तो आप क्या करोगे, अकेले रहना पसंद करते हो, आपको यदि कोई टेंशन हो गया हो, है ना, आप अकेले में अपने आप में मी टाइम खोजते हो, यानी कि ये ऑप्शन भी कटा। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता इम्पॉसिबल है, पढ़ाई में तो ऐसे ही बच्चों को मन नहीं लगता। अगर आप उसे ये बता दो कि वो टेंस में है, किसी ने उसे डांट दिया या फिर कोई बात हो गई है, तो वो पढ़ाई पे कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन भी कट गया। यानी कि उसके जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, वो आक्रामक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील का खाली कटोरी पानी पर तैरता है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। यह डैश को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देखिए इसको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है, आई मीन एक थ्योरी है जिसे आर्किमिडीज ने दिया था। तो देखो आप क्या करो, स्टील का जो कटोरा होता है एक्चुअली में वो क्या है, उसका एक विशिष्ट बनावट है, ठीक है, और इसके कारण जो हटाए गए पानी का भार है वो क्या है, स्टील के प्लेट के भार से अधिक होता है। यानी कि जो पानी का जो भार है, जो वेट है, जो उसने बल लगाया, फोर्स लगाया, वो क्या है, वो ज़्यादा है स्टील के प्लेट से, जिसके कारण क्या होता है, बनावट के कारण यह पानी के ऊपर में तैरता रहता है, उस पर उत्प्लावन बल लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ऊपर में तैरता रहता है। और सेम अपोजिट एक छोटी जो कील होती है वो जो है पानी के लगाए हुए भार से क्या होता है, कील का भार ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो डूब जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा, देखो स्टील की कटोरी पर लगने वाला भार की तुलना में ज़्यादा है और लोहे की कील पर लगने वाला भार उसके भार की तुलना में कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका जो होगा क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं में कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ठीक है, देख लेते हैं, जीव जंतुओं में मिलता है। देखिए यानी कि प्लांट और एनिमल में हम लोग भी आते हैं, तो क्या क्या दोनों के बीच क्या है, समानता है, सिमिलैरिटीज़ है। वृद्धि और भोजन बनाना, देखो आप, हम लोग भोजन बनाते हैं खुद से क्या, हम लोग डिपेंड है प्लांट और एनिमल्स पे, तो ये बात तो कट गया। यानी कि यहाँ पे जो जो भी भोजन बनाने वाले हैं दोनों ऑप्शन को आप क्या कर दो, कट कर दो। ये 1 और 2 दोनों कट हो गए। भोजन, हम लोग खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, हम लोग डिपेंड है दूसरे के ऊपर। देखो प्रजनन और अंकुरन, देखो हम लोग अंकुरन करते हैं क्या, या जानवर अंकुरन करते हैं क्या, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन भी कट हो गया। यानी कि वृद्धि और प्रजनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन,
ये हम लोग करते हैं और पौधे भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है, वो क्या है? दिन में 2 बार ब्रश करना, देखो हमें बचपन से सिखाई गई है, लेकिन हम लोग अभी भी 1 बार ही ब्रश करते हैं। ठीक है, जो 2 बार ब्रश करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, इस हैबिट को क्या करें, बनाए रखें आप। इनेमिल कम हो जाए इसी के लिए क्या हो, ब्रेसिस पहने। देखो आप ब्रेसिस क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, ये ब्रेसिस होता है। आप लोग अपने आसपास में कुछ लोगों को देखा होगा कि उन्होंने ये क्लिप लगा के रखा हो, ये पिन लगा, ब्रेसिस लगा के रखा हो। इससे क्या फ़ायदा होता है, देखो जब दो दांतों के बीच ज़्यादा गैप हो, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। वो खाना खाते हैं तो वो खाना क्या होता है, दो दांतों के बीच में अटक जाता है, तो इसके लिए ब्रेसिस पहना जाता है। तो इससे क्या है, क्षय होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन कटेगा। अब देखिए, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना लें वो, ठीक है, ये भी सही बात है, ये भी इसे भी कंसीडर कर लेते हैं। हर खाने के बाद कुल्ला करें, देखिए ये आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो ये बात वो ज़रूर बताएंगे कि आप 2 टाइम्स ब्रश करो और खाने के बाद कुल्ला ज़रूर कर लो, जिसके कारण क्या, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों में या मुंह में लटके रहते हैं, अटक जाते हैं, वो क्या हो गए, बाहर निकल जाएंगे। यानी कि ऑप्शन 1, 3 एंड 4 सारे क्या है, राइट हैं। यानी ये आपको ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे, 1, 3 एंड 4 को ऑप्शन नंबर बी में, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वैन आरोग्य का अध्ययन कीजिए। देख लीजिए आप, जमीन पे रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले जीव और अंडे देने वाले जीव, ये तीनों कौन सा जो है, देखिए आपको एक्स के बारे में बताना है, यानी कि ये तीनों जो है प्रॉपर्टीज किस में मिलता है। देख लो, सबसे पहले तो मछली क्या बाहर में रहती है क्या, वो पानी में रहती है, लेकिन ज़मीन पे रहती है क्या, नहीं रहती है, यानी कि ऑप्शन कटा। शार्क भी नहीं रहता है बाहर में, और सर्प मीन यानी कि ईल भी बाहर में नहीं रहता है। यानी कि एक ही जीव बचा, कौन, मगरमच्छ। मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, और वो अंडे भी देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा पंप रखा जाता है। हवा पंप देखिए यहाँ पे, ये आप देख लो, यहाँ पे ये हवा पंप है, यहाँ से क्या कर रहा है, किया जा रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन को, तब मैं बताऊंगा इसको। देखिए, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, देखिए इससे बबल्स निकलते हैं, शोभा बढ़ता है, लेकिन ये इसका एक्चुअल जो है, इसके पीछे रीज़न नहीं है ये, यानी कि ये ऑप्शन रहने देते हैं। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। पानी को साफ़ रखने के लिए, नहीं, पानी को साफ़ रखने के लिए ये नहीं किया जाता है, पंप दिया जाता है, इससे पानी साफ़ नहीं हो सकता है। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, नहीं। अब हम लोग एक्वेरियम में क्या, मेन उसका जो घर है वो किसके लिए है, वो मछली के लिए है। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देंगे तो मछली को प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी कटा। अब देखो, इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई उस पंप से की जाती है, जिससे मछली क्या हो, आसानी से सांस ले पाए और जिंदा रह पाए एक्वेरियम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है, ऐसा इसलिए ये होता है, क्यों? देखिए, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। देखो, पानी तो पहले वो एक्वेरियम में काफ़ी जगह है, स्पेस है, यानी कि वो तैरने वाली बात तो नहीं होगी, यानी कि ये कट गया। ऑक्सीजन रहित है, नहीं, अब ठंडा कर दोगे तो फिर ऑक्सीजन पानी में घुल जाएगा और वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन है, यानी कि ये ऑप्शन भी कटा। मछली के पीने के योग्य नहीं है, देखो ऐसा कोई अब पानी को गर्म कर दोगे तो वो गर्म फिर ठंडा कर दिया गया है उसे, अब उस पानी को कोई भी पी सकता है, इससे मछली भी पी सकती है। लेकिन जब आप पानी को गर्म कर दोगे, उसमें जो मिनरल्स मौजूद हैं वो मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे, इससे मछलियाँ क्या होगी, मर जाएगी, उसे सांस लेने के लिए जो मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन कट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन, आप लोगों ने इसे देखा, इसलिए आप लोग को थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या हो, और भी लोग इस लेसन का आनंद ले पाएँ। तो चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नहीं लगी हो तो इसे डिसलाइक करें, और आप जाते जाते बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे सोशल मीडिया भी हैंडल से जुड़ सकते हो, यहाँ पर आप हमें प्लीज़ फॉलो करें, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।